नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल GSMI क्यूज विद आदर्श में। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है संसद, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। संसद से लोकसभा, राज्यसभा, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस या डी ब्रिटेन। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक। और अमेरिका में दोस्तों अध्यक्षात्मक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? अध्यक्षात्मक, मतलब कि वहाँ जो राष्ट्रपति है वो सर्वे सर्वा होता है, या कह सकते हैं कि वहाँ जो है वास्तविक कार्यकारिणी जो है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि हमारे देश में वास्तविक जो कार्यकारिणी है वो प्रधानमंत्री होता है, और जबकि नामित जो कार्यपालक है वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक। और दोस्तों, संसदीय प्रणाली लेने का एक मकसद भी यह था या उद्देश्य यह था, क्योंकि देखिए संसदीय प्रणाली से हम लोग काफ़ी समय से परिचित है, क्योंकि हम लोग 200 साल तक ब्रिटिश के उपनिवेश हैं, ठीक, उसकी कॉलोनी रहे, तो उससे हम लोग भलीभांति परिचित थे। तो कोई नई व्यवस्था अपनाना, ठीक, संसदीय प्रणाली के बजाय अच्छा ना होता, तो संसदीय प्रणाली ज़्यादा बेटर थी। इसीलिए दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा जो संसदीय प्रणाली थी वही अपना ली गई, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश भी थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब्रिटेन। दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। इसमें मात्र आपका 10 सेकंड ही तो जाएगा, कर दीजिए, ठीक। इससे दोस्तों हमारा जो है चैनल की रीच बढ़ेगी, चैनल की मोटिवेशन बढ़ेगा, आप लोगों के प्रति डेडिकेशन बढ़ेगा, और आपकी स्टडी को आसान बनाने में हम और भी अच्छे प्रयास कर पाएंगे, ठीक, और भी अच्छे प्रयास कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद का उल्लेख किया गया है? ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 6 या डी भाग 7। तो दोस्तों याद रखिएगा, भाग 1 में आप सभी को पता है, ठीक, संघ और इसके क्षेत्र, ठीक, संघ और उसके क्षेत्र, ठीक, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, सिटीजनशिप की बात की गई है। लेकिन भाग 3 की बात करें तो उसमें मूल अधिकार की बात की गई है। भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। 4 का में मूल कर्तव्य की बात की गई है। अब दोस्तों जब 5 की बात आएगी तो उसमें दोस्तों संसद की बात की गई है। किसकी बात की गई है दोस्तों? भाग 5 में संसद की बात की है, ठीक, संसद की बात की गई है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। संसद में दोस्तों देखिए संघ की कार्यपालिका की बात की गई है, तो उसमें सभी आ जाते हैं, राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, सब भाग 5 के ही अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक, सरला, क्या सरला, आप कभी नहीं भूलोगे, सरला से याद रखना। जो सरला है, 7 हो गया संसद, ये आर्टिकल 19 के तहत है, अनुच्छेद 79, ठीक, अनुच्छेद 79। उसके बाद दोस्तों एक आ जाता है आर्टिकल 80, ये हो गया दोस्तों रा से राज्यसभा, और फिर दोस्तों उसके बाद है आर्टिकल 81, ये हो जाएगा ला से लोकसभा। तो देखिए सरला याद रखना, सा संसद 79, रा राज्यसभा 80, ला लोकसभा 81। अब दोस्तों देखिए इसको अब लोग 80, 81, 82 या 81, 82, 83 मत बना देना, 79 से स्टार्ट है, याद रखना। सिली मिस्टेक बहुत होती है एग्जाम में, जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, याद रखना। 79 से स्टार्ट है संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79 में संसद है ना, 80 में राज्यसभा है ना, रा से, और ला से लोकसभा 81 में। तो इसका दोस्तों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद पूछा गया है तो संसद किस में? सरला से 79 में, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के अंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति संसद का अंग है, दोस्तों बिल्कुल ये करेक्ट है। लोकसभा संसद का अंग है, ये भी करेक्ट है। राज्यसभा संसद का अंग है, तीनों ही जो है वो संसद के अंग है। ध्यान रखना दोस्तों, जो राष्ट्रपति है वो संसद का अंग है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता, याद रखना। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक, तो अभी क्लियर करना ज़्यादा बेटर है। राष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन जब राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति लड़ता है तो उसे संसद का सदस्य होना जरूरी होता है, ठीक, संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों में से वो किसी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात आ जाए तो उसे राज्यसभा का ही सदस्य होना जरूरी है। किसका? राज्यसभा का, मतलब कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए, ठीक। तो दोस्तों आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी। अगर राष्ट्रपति बन है तब वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक, सिर्फ संसद का अंग है। लेकिन जब राष्ट्रपति पद के लिए उसे लड़ना है तो दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य होना उसके लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा को निम्नलिखित में से भारत में और किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन, दूसरा चैम्बर, बड़ों की सभा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखिए
उच्च सदन, दूसरा चैम्बर बड़ों की सभा, या शुरू में इसका नाम क्या था दोस्तों, राज्य परिषद। क्या कहा गया था, राज्य परिषद, ठीक। और लोकसभा को कहा जाता था जनता का सदन, जनता का सदन। बाद में दोस्तों 1954 में राज्य परिषद का नाम बदल के रख दिया गया था राज्यसभा, और जनता का सदन का नाम बदल के रख दिया गया था लोकसभा। तो याद रखिए राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा की बात चल रही है। दूसरा चैम्बर, देखिए दोस्तों अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ आप लोग सिली मिस्टेक कर सकते हो वहाँ हम थोड़ा जोर डाल देंगे। देखिए दूसरा चैम्बर, अब आप लोग ये समझ के पहला चैम्बर इसको मत लगा देना कि ये उच्च सदन है तो ये पहला होगा, पहला बिल्कुल नहीं है। ये दोस्तों क्या है, ये उच्च सदन है। क्या है, उच्च सदन है, और ये दूसरा चैम्बर है, ठीक। ये पहला चैम्बर नहीं है, पहला चैम्बर लोकसभा है। तीसरा दोस्तों बड़ों की सभा, इसको ऐसे याद रखिए, उच्च सदन है इसलिए बड़ों की सभा भी है, बड़े ही उच्च होंगे। तो दोस्तों उपयुक्त सभी जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक, याद रखना। और राज्य परिषद भी, ठीक, इसको ये भी अगर पूछ दे कि राज्य परिषद किसे कहा जाता था, तो वो किसे कहा जाता था दोस्तों, राज्यसभा को। नेक्स्ट है, लोकसभा को भारत में निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है, निम्न सदन, पहला चैम्बर, जनता का सदन, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिए निम्न सदन या लोअर हाउस, ठीक, कुछ भी कह सकते हैं। पहला चैम्बर अभी हमने बात की, ठीक। दूसरा चैम्बर राज्यसभा। जनता का सदन जो कि पहले जो इसका नाम था क्या था दोस्तों, जनता का सदन। बाद में इसको 1954 में, कब, 1954 में इसका नाम बदल के रख दिया गया लोकसभा, ठीक। और राज्यसभा का नाम, मतलब कि राज्य परिषद का नाम बदल के राज्यसभा कर दिया गया। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान के अनुसार कौन करता है। तो दोस्तों देखिए लोगों की बात आ गई तो लोकसभा, लोकसभा मतलब लोगों की सभा, सिंपल सी बात है। लोकसभा ही संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए अगर लोगों की बात आ जाएगी तो संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों, लोकसभा करता है, ठीक। विधानसभा, विधान परिषद ये तो किसी एक राज्य में होती है, ठीक, मतलब हर राज्य की अलग अलग होती है, हर राज्य में होती है। तो अगर पूरे जो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, इसका उचित आंसर होगा लोकसभा, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कब राज्य परिषद एवं जनता के सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा शब्द को अपनाया गया। मतलब राज्य परिषद की जगह, जो कि अभी हमने बात की, राज्य परिषद की जगह राज्यसभा और जनता के सदन की जगह लोकसभा। तो दोस्तों याद रखना सन 1954 को भूलना मत, 1954 को राज्य परिषद का नाम बदल के रख दिया गया राज्यसभा और जनता के सदन का नाम बदल के रख दिया गया लोकसभा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है। ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधान परिषद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो राष्ट्रपति है वो किसी का भी सदस्य नहीं होता, ठीक। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, चाहे जितना भी घुमाए कोई, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति जब है तो वो किसी का सदस्य नहीं है, उसे अगर है भी तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा तब वो राष्ट्रपति रहेगा। तो दोस्तों याद रखना राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ेगा, ठीक, अगर किसी को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है तब तो सदस्य, मतलब कि जो संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन जब राष्ट्रपति बन जाएगा फिर उसको त्यागनी पड़ेगी सदस्यता, फिर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग होता है, ठीक। संसद के कितने अंग, 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, याद रखना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इनमें तो कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, संसद के कार्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये राष्ट्रपति सत्रावसान करता है, बिल्कुल दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो सत्रावसान करता है, सही है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है, दोस्तों ये भी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है, दोस्तों ये दोनों ही बातें एकदम करेक्ट हैं। तो ये उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है। ए 240, बी 245, सी 250 या डी 260। दोस्तों याद रखिएगा अगर अधिकतम, देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे जो अभी हम एकदम क्लियर किए ले रहे हैं, ठीक। अगर पूछ देखिए वर्तमान समय में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो देखिए अगर मैक्सिमम संख्या कहें, ठीक, मैक्सिमम संख्या कहें तो कितनी है, 250। कितनी है दोस्तों, ये है, कितनी है, 250, ठीक। इस ऑप्शन, मतलब कि इस आंसर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी। अगर इसमें क्या पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो दोस्तों याद रखना 250, कितनी है, 250। अब इसमें से दोस्तों क्या होता है, 12 सदस्य जो है वो करते हैं मनोनीत, कौन, राष्ट्रपति करते हैं। तो अगर पूछ दे कि वर्तमान समय में, अच्छा देखिए 12 सदस्य राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया, तो अब कितने बचे दोस्तों, अब बचे इसमें 238 सदस्य। कितने बचे, 238। और इन 238 सदस्य में दोस्तों जो 8 सदस्य होते हैं वो आते हैं यूटी से। किससे आते हैं, यूटी से। अब इधर कितने बचे दोस्तों, 230। अभी देखिए अभी अधिकतम की बात चल रही है, अभी वर्तमान में कितने हैं इसकी बात बिल्कुल नहीं चल रही है, ठीक, कंफ्यूज मत होना, सभी बातें हम इसी क्वेश्चन में कवर करेंगे।
क्वेश्चन कह रहा था भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान समय में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है। तो दोस्तों 250 है। ठीक, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, जिसमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। किसे मनोनीत करता है, मतलब करते हैं जो मतलब कि जो दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। अब 250 से ये 12 हटा दीजिए, कितने बचे, 238। तो अब अगर पूछ देंगे, अब इसमें देखिए 238 में से 8 जो है वो यूटी से होंगे और जो 232 होंगे ये राज्य से होंगे। लेकिन ये जो 232 हैं ये भी अधिकतम, मतलब कि ये 232 सदस्य अधिकतम राज्य से हो सकते हैं। अगर टोटल पूछ दे कुल कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं तब तो 250, लेकिन अगर पूछ दे कि राज्यों से अधिकतम की बात कर दे कितने सदस्य हो सकते हैं, तो दोस्तों याद रखना 230। कितने, 230। अगर जो यूटी है उससे 8 होंगे। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि वर्तमान समय में कितने। ठीक, वर्तमान समय में, ठीक, वर्तमान समय में कितने याद रखना। तो दोस्तों वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में, ठीक, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 245। कितनी है दोस्तों, 245 याद रखना, कितनी है, 245। ठीक, अब याद रखना दोस्तों वर्तमान समय में 245 है, लेकिन अब इसमें से 12 घटा दो, 12 घटा दो। ठीक, ये मतलब कि वर्तमान टोटल सदस्य की बात कर रहे हैं। इस समय वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, 245। अधिकतम कितने रह सकते हैं, 250, लेकिन है कितने अभी, 245। 12 हटा दो, कितने बचे दोस्तों, 233। 233 बचे। अब इसमें से 8 घटा दो, कितने, यूटी के लिए, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश में 8 होंगे। अब कितने बचे दोस्तों, 225। तो दोस्तों अगर पूछ दे कि वर्तमान समय में राज्यसभा में राज्यों से कुल कितने सदस्य हैं, ठीक, इसमें से यूटी हटा दिया गया, मतलब कि संघ शासित प्रदेश हटा दिया गया है, केंद्र शासित को हटा दिया गया है। अगर पूछ दे कि राज्यों से कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों याद रखना कितने हैं, 233 में से 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 225। तो क्लियर हो गया ना चीज़ों। ना क्लियर हुआ हो तो एक बार पीछे करके देख लीजिए, 10-20 सेकंड का पीछे कर लीजिए, फिर देख लीजिए। ठीक, तो क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर कर लो, ज़्यादा बेटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान समय में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ए 10 सदस्य, बी 12 सदस्य, सी 15 सदस्य या डी 18 सदस्य। जो कि अभी हमने बात की दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, कितने, 12 सदस्य। ठीक, तो ये करेक्ट हो जाएगा एकदम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये दोस्तों पूछ देंगे कि किससे संबंधित होते हैं। तो दोस्तों याद रखना ये कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र से। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो इन मतलब कि इनकी जो खूबियां हैं उनका मतलब कि अपनी खूबियों का जो वो इस्तेमाल है वो अपनी मतलब कि राज्यसभा सदस्य के रूप में कर पाए। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों भारत में वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात क्या की, अगर अधिकतम पूछ दें तो कितने, 250, लेकिन इसमें पूछा गया कि वर्तमान समय में कुल कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात की कितने हैं, 245। अगर हटा दिया जाए किसको, राज्यों से पूछ दे कितने, तो दोस्तों कितने हैं, 12 हटा दो किसके, मनोनीत वाले, तो हो जाएंगे कितने दोस्तों, 233। कितने हो जाएंगे दोस्तों 233 है ना, और 233 से 8 यूटी वाले हटा दो तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 225। कितने हैं, राज्यों से हैं। नेक्स्ट दोस्तों भारत में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। 220, 225, 230 या 235। तो दोस्तों याद रखना कितने हैं, 235। इसमें मिला के, ठीक, ऑप्शन नहीं दिया है तो एक ई ऑप्शन अलग से लिख लीजिए मेरी तरफ से, 233। ठीक, 225 जो 225 हैं वो तो राज्यों से हो गए, 8 ऐड कर दीजिए तो 233 हैं दोस्तों, ये कितने हैं, मतलब कि टोटल राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद है दोस्तों भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्यसभा में राज्यों व संघ राज क्षेत्र के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। तो दोस्तों देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अनुसूची की बात कर रहा है। ठीक, तो ये अनुच्छेद की जगह आप लोग समझ लीजिए क्या लिखा है, अनुसूची। क्या लिखा है, अनुसूची। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना है ना। इसमें मात्र आपका 10 सेकंड लगेगा और इससे आपका फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और हम इतना समझा के आपको बताएंगे कि आपको मतलब कि रटना नहीं है, रटने के साथ साथ आप लोग समझेंगे। ठीक, याद रखना पॉलिटी जो है वो रटनी है, समझनी है। क्या करनी है, समझनी है, समझ के ही पढ़ना है। तो अगर दोस्तों ऐसे वीडियो आपको मतलब कि चाहते हैं कि आपके स्क्रीन तक आते हैं तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी वीडियो छूट ना पाए। अब अच्छा दोस्तों, तो ये करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करना क्या है दोस्तों, जब भी आप खाली समय हो, ठीक, अपना समय में ना पढ़ो, मतलब कि जो भी बिजी हो, बिजी शेड्यूल में और कुछ पढ़ लीजिए। जब खाली हो तो हमारा वीडियो एक बार स्टार्ट कर लीजिए और 1.5x या 2x की स्पीड में और भी कम समय हो तो लगा के देख लीजिए। ठीक, देख लोगे दोस्तों आपका मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो सिलेबस है वो कवर होता चला जाएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों अनुसूची किसके तहत, अनुसूची 4 के तहत बात की गई है किसकी, राज्यसभा में राज्यों व संघ राज क्षेत्र के लिए सीटों के आवंटन की। ठीक,
नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, कौन? निर्वाचित सदस्य, वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक, याद रखना, निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये याद रखना, राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। क्या किया जाता है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर। अच्छा, अब देखिए कैसे, यूपी की सबसे ज़्यादा है जनसंख्या, तो राज्यसभा की जो सबसे ज़्यादा संख्या वो कहाँ है दोस्तों? वो यूपी में। कहाँ है? यूपी में ही है। ठीक, याद रखना। टोटल कितनी सीटें हैं ये भी पूछ देंगे, यूपी वाले जितने भी हैं याद रखना। राज्यसभा की यूपी में टोटल कितनी सीटें हैं? 31। कितनी है? 31। ठीक, लोकसभा की पूछ दें तो 80 है। कितनी है? 80 है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, तो पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। दोस्तों तीनों में विधानसभा, ठीक, और जो तीनों के प्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा में। कहाँ है? राज्यसभा में। तो तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते हैं? तो दोस्तों अभी हमने बात की, क्या बात की? 2 से 3 बार कर चुके। कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान तथा समाज, और मतलब कि समाज सेवा, तीनों मतलब कि चारों क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा, यहाँ से जो है आते हैं। तो उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। फिर है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान समय में लोकसभा की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित की गई है? 545, 525, 550 या 552? दोस्तों अगर हम ऑप्शन लिखे 552, ठीक, अगर 552 लिखे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो सही था, ठीक, लेकिन अब क्या कर दिया गया है दोस्तों, अब जो एंग्लो इंडियन 2 राष्ट्रपति जो थे मनोनीत करते थे, अब उनको हटा दिया गया। ठीक, अब उनका जो है प्रावधान हटा दिया गया, अब उनको नहीं रखा जाता। तो अब अगर अधिकतम कर दी जाए बात, ठीक, मैक्सिमम बात चल रही है, ठीक, याद रखना। राज्यसभा की बात की थी कितने? 250 अधिकतम, और वर्तमान समय में कितने हैं टोटल सदस्य? 245। अब लोकसभा में अगर पहले अधिकतम की बात की जाए तो कितने दोस्तों? 550 हो जाएंगे। कितने? 550, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन है वो हट चुके हैं, 550 हो जाएंगे। ठीक, तो याद रखना इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 550। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में वर्तमान समय में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? अब दोस्तों देखिए वर्तमान समय में पूछ रहे हैं, ठीक, वर्तमान समय में पूछा है कि भारत में लोकसभा से कुल कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कितने हैं? 543। कितने हैं? 543, याद रखना। पहले कितने होते थे दोस्तों? 545, लेकिन 2 हट चुके हैं, ठीक, तो वही हटा के कितने हो जाएंगे? 543। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक, 543 सदस्य वर्तमान समय में, कुल सदस्य की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं? संघ शासित प्रदेश से 10, 20, 30 या 40? तो दोस्तों याद रखना लोकसभा में संघ शासित प्रदेश से 20 सदस्य आते हैं। कितने दोस्तों आते हैं सदस्य? 20 सदस्य आते हैं। ठीक, याद रखना। इसके बाद है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव में जनता द्वारा मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 16, 18, 21 या 25? तो दोस्तों सभी को पता है, सभी वोट देते होंगे, है ना, जितने भी 18 साल के ऊपर हैं। तो 18 साल जो है ये न्यूनतम आयु रखी गई है। और दोस्तों जो पहले थी ये आयु 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। फिर दोस्तों एक 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक, 61वां जो संविधान संशोधन होता है 1988, उसमें दोस्तों ये जो उम्र है उसको घटा के क्या कर दिया जाता है? 21 से 18 कर दिया जाता है। ठीक, याद रखना ये भी, क्योंकि पूछ चुका है कई बार। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा में प्रतिनिधि किस तरह से सदस्य बनते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना राष्ट्रपति कहाँ मनोनीत करता है? राज्यसभा में 12 सदस्य, पता ही है। प्रधानमंत्री पहले 2 सदस्य मनोनीत करते थे, अब वो काम रह नहीं गया। जनता दोस्तों, अब आप बताइए, जनता आप हो, ठीक, ये बताइए जब सांसदी का चुनाव होता है ना, एमपी का, ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, तो आप लोग क्या करते हो? अप्रत्यक्ष रूप से किसी और को देते हो वोट, आप लोग डायरेक्टली तो बटन दबाते हो जाकर, डायरेक्ट वोट देते हो। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, जो ये लोकसभा का चुनाव है इसमें प्रतिनिधि को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसा? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक, याद रखना क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, याद रखना ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वोट देने की
समय सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, जो कि अभी हमने बात की 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में दोस्तों क्या किया गया था, ये जो वोट देने की न्यूनतम आयु है इसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। इसके बाद है दोस्तों 84 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक 2001 के तहत लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को किस वर्ष के लिए स्थिर कर दिया गया। तो दोस्तों एक परिसीमन आयोग, ठीक परिसीमन आयोग होता है जो सीटें निर्धारित करता, मतलब ये जो सीटों की संख्या है बढ़ानी है कम करनी है यह सब इसके हाथ में होता है। तो दोस्तों ये जो है इस समय इसको 2026 तक कर दिया गया है, ठीक। ये जो परिसीमन है जो लोकसभा और राज्य मतलब कि ये जो सीटों का परिसीमन है ये अब 2026 में होगा, ठीक, याद रखना 2026 में, जिसकी चर्चा अभी हम जब आगे कुछ विस्तार से इसके बारे में करेंगे, ठीक, जब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक। अभी खाली संसद के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो मेन चीज़ें वो पढ़ लेते हैं। भारत में अब तक संसद ने कितने परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए गए हैं, ठीक। तो याद रखना दोस्तों कितने किए हैं, 3, ठीक, 1 मिनट, 4 किए, कितने किए हैं दोस्तों, 4 किए, ठीक, याद रखना। कब कब किए हैं दोस्तों ये भी याद रखना, एक किया है 1952, ठीक, दूसरा किया है 1962, फिर किया है 72 और फिर सीधा दोस्तों 2002 में, ठीक, 2002 में, ठीक, याद रखना। तो 4 बार किया गया, या कोई भी सन पूछ सकते हैं, 52, 62, 72, 2002, सबसे पहले 1952 में, ठीक, ये देखिए दोस्तों लिखा भी 1952, 1962, 1972 और 2002, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों लोकसभा के प्रतिनिधि को किस चुनाव प्रणाली के तहत मतदान किया जाता है। दोस्तों देखिए अनुपातिक और एकल संक्रमणीय ये जो है ये सब राज्यसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए होता है। जो लोकसभा की बात आएगी या विधानसभा की बात आएगी तो दोस्तों ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। कैसे होगा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक। इसके बाद है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या सदन है। बिल्कुल दोस्तों, यह इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों तभी तो ये स्थायी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप लोग खुद दिमाग लगाइए, 1/3 जो इसके सदस्य हैं वो क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो 2/3 तो हमेशा बने ही रहेंगे। जब बने ही रहेंगे तो विघटन कहाँ से हो जाएगा, ठीक, विघटन ही नहीं होगा। अब जब विघटन नहीं होगा दोस्तों तो ये स्थायी सदन अपने आप बना रहेगा, ठीक, अस्थायी होगा नहीं। तो ये जो तीनों ऑप्शन है करेक्ट है। स्थायी क्यों है, स्थायी इसलिए है क्योंकि 1/3 सदस्य इसके हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जब सेवानिवृत्त होंगे तो 2/3 बने रहेंगे, जब बने ही रहेंगे तो विघटन होगा नहीं और ना ही ये अस्थायी सदन के रूप में होगा, ये स्थायी सदन बना रहेगा। तो दोस्तों ये जो तीनों ही ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि कितने तय की है। दोस्तों देखिए सामान्यतः 6 साल है, ठीक, 6 साल जो है इनकी पदावधि है जो तय की गई है। लेकिन याद रखना इसको संविधान के द्वारा नहीं तय की गई है, संविधान ने ये छोड़ दिया था संसद पर, क्या, संसद पर। फिर दोस्तों संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर ये जो राज्यसभा सदस्य हैं इनकी जो मिनिमम मतलब कि जो मैक्सिमम आयु है, ठीक, ये जो अधिकतम पदावधि है इसको रख दी है 6 साल। क्या रख दी है, 6 साल, मतलब कि होनी चाहिए 6 साल नहीं, अधिकतम नहीं बल्कि 6 साल ही है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखना लोकसभा के लिए 25, देखिए अगर स्थानीय चुनाव किसी को लड़ना है तो 21 होनी चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 होनी चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 होनी चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 35 होनी चाहिए, ठीक। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक, 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों 30 साल। ये सब किसके द्वारा किया गया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, ठीक, याद रखना। क्योंकि क्वेश्चन आजकल कुछ भी बन सकता है, आप लोग देख रहे होंगे कैसा कैसा पैटर्न बनाया जा रहा है। यूपी पेट वाला जिस मतलब कि यूपी पेट का एग्जाम जिसने भी दिया होगा बहुत, तो इसमें मेन मतलब कि बहुत से इसमें शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं। कैसे वीडियो बन रहे हैं कि इस पर कि पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन बनाए दे रहे हैं, ठीक। मतलब कोई बता रहा है पीसीएस को फेल किया है, कोई बता रहा है यूपीएससी की तरह लिया गया है क्वेश्चन, है ना। तो कुछ भी एग्जामिनर कर रहा है आजकल, ठीक। आप लोगों को सतर्क होकर ही चलना है, फुल प्रिपरेशन के साथ चलना है, ठीक। और उसके लिए जो वीडियो है आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, बल्कि पूरी तरह से हेल्प करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता यदि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो। दोस्तों
संसद के सदस्य की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि संसद का जब सदस्य बन जाएगा तो किसी सरकारी नौकरी में क्यों होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक ये नियम रखे गए हैं। वह भारत का नागरिक नहीं है, ठीक मतलब कि ऐसा मतलब ऐसा सदस्य अयोग्य है, ठीक वह भारत का अगर नागरिक नहीं है तो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। वह दिवालिया घोषित हो गया फिर भी नहीं बनेगा अगर वह विकृत चित्त है, मतलब कि मानसिक रूप से थोड़ा विकृत है, ठीक। तो दोस्तों ये जो जितने भी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल संबंधी कानून का प्रावधान किस अनुसूची के तहत किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुसूची 10। कैसे याद रखोगे, दा से 10 दल बदल, ठीक याद रखना। दल बदल जो कानून है वो उसका जो प्रावधान है वो अनुसूची 10 के तहत किया गया है, ठीक याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन आया है, भूलना मत आप लोग। 35वां नंबर है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। दोस्तों याद रखना 50 मतलब जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है यह किससे संबंधित है, ये दल बदल रोधी कानून से। अच्छा देखिए इसको कैसे याद करोगे, ये देखिए 5 और 2 शब्द दिए हैं। 5 साल में आते हैं आपके पास नेता, क्या कहते हैं, वोट दो, ठीक वोट दो। तो ऐसे याद रखना 5 साल के बाद नेता आते हैं आपके पास और कहते हैं क्या, वोट दो। तो इससे याद रखना जो 52वां है फिर जो वादा करते हैं उससे बदल जाते हैं, ठीक बदल दे जाते हैं वादा। तो इससे आप लोग याद रखना जो 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है दल बदल रोधी कानून से। अब इसके पीछे की कहानी क्या है दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते थे, एक थे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी आए राम गए राम। तो दोस्तों एक गया राम जी थे, ठीक उन्होंने क्या किया था दोस्तों, वो एक दिन में 3 पार्टी, ठीक उन्होंने 3 पार्टियां चेंज करी थी, एक दिन में 3 पार्टियां चेंज कर दी थी। एक बार आए गए फिर गए, तब से उनका नाम क्या हो गया था, आया राम गए राम। अच्छा देखिए अब ये तो बात होगी अलग, लेकिन हम देखिए नैतिकता क्या कहती है। मान लीजिए कि हमने किसी एमएलए को चुना या एमपी को चुना, मान लीजिए किसी ए पार्टी से उसने लड़ा, ठीक हमने तो उसको किस आधार पर दिया कि जो ए पार्टी है अच्छी है उसका सदस्य है, और ये जो पार्टी है अगर ये आएगी सत्ता में तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए काम करेगी। अब दोस्तों उसने क्या किया, उसने आपके भरोसे के साथ जो विश्वासघात किया, क्योंकि आपने ए पार्टी के आधार पर उसको दिया था और उसने क्या किया, पैसा लेके या लालच में उसको कोई मंत्री पद दिया जा रहा हो या कुछ भी किया जा रहा हो, वो चला गया बी पार्टी में। अब दोस्तों ये तो जनता के साथ विश्वासघात हुआ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नैतिकता भी जो थी वो मात खा रही थी, मतलब कि ये अनैतिक रूप से चल रहा था ये सब चीज़ें। तो इसको दोस्तों ख़त्म करने के लिए एक 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और इसके तहत कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए किसी ए पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और जीत कर आता है, फिर वो जो है बी पार्टी में जाता है, तो दोस्तों उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और उस पर केस भी चलाया जाएगा, ठीक। तो याद रखना दोस्तों ये जो है किसके तहत था, ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत था, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को दल बदल संबंधी कानून के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। दोस्तों याद रखना है 4 रीजन है। यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया है। भैया अगर आप त्याग करोगे तो सिंपल सी बात है आपको दल बदल रोधी कानून के तहत क्या किया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। दूसरा दोस्तों, यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। मान लीजिए कि एक किसी विधेयक पर मतदान करना है और वो क्या करेंगे कि वो मतलब कि उसके विरोध में मतदान कर देंगे, या सदन मतलब कि उसे निर्देश दिया जाएगा कि इस विधेयक पर आपको मत नहीं करना है, तो क्या करेंगे, मत कर देंगे। तो दोस्तों ये जो चीज़ है, मान लीजिए कि अपोजिट पार्टी से है ना, और सत्ता पक्ष वाला जो है कोई विधेयक लाता है और अपोजिट पार्टी वाले कहते हैं कि इसमें मतदान नहीं करना है, और वो क्या करता है कि कर देते हैं, तो भी दोस्तों जो इसकी सदस्यता है वो दल बदल रोधी कानून के आधार पर हटा दी जाएगी। फिर दोस्तों ऑप्शन सी कह रहा है, अगर निर्दलीय चुनाव गया सदस्य, मतलब कि अगर कोई निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहा है वो सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो भी दल बदल रोधी कानून के आधार पर दोस्तों उस पर दोषी ठहराया जाएगा। और तीसरा है दोस्तों, यदि कोई नामित सदस्य, मान लीजिए जिसको राज्यसभा में, मतलब कि ये दोस्तों लोकसभा राज्यसभा दोनों पर है, ठीक। मान लीजिए कि कोई राज्यसभा का नामित सदस्य है, उसको जिसको मतलब कि राष्ट्रपति नामित करते हैं कला साहित्य तथा विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से, वो जो है 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो दोस्तों उस पर भी ये केस किया जा सकता है, मतलब उसे भी दोषी ठहराया जा सकता है दल बदल रोधी कानून के तहत। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन ऑप्शन थे वो सही थे। इन ऑप्शन को डालना मेरा मकसद ये था कि आप लोग समझ जाएं कि दल बदल रोधी जो कानून है आखिर किस किस मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस किस तरह से लग सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी सदस्य के संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग समझा कीजिए, कह रहा है किसी सदस्य के संसद मतलब संसद तथा राज्य विधानमंडल की सदस्यता, अगर संसद केंद्र की बात करें या राज्यों की बात,
सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, सदस्य संसद में लोकसभा या राज्यसभा का हो सकता है, विधानमंडल में विधानसभा का या विधान परिषद का हो सकता है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, मान लीजिए संसद में लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ चुन लिया गया, तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। तो भैया उसको 10 दिन के भीतर बताना है कि वो लोकसभा में रहता है कि राज्यसभा में उसको रहना है। और अगर सूचना नहीं देगा तो उसकी जो है उच्च सदन से सीट खाली हो जाएगी, मतलब कि राज्यसभा से खाली हो जाएगी अपने आप, फिर वो सिर्फ लोकसभा का रह जाएगा। बी देखिए क्या कह रहा है, सब अलग है। देखिए ए में एक साथ अगर चुन लिया जाए दोनों में, ठीक। अब बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है, मान लीजिए पहले किसी एक सदन का सदस्य है, बाद में क्या होता है दोस्तों, वो किसी दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है, तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। मान लीजिए कि लोकसभा में पहले से, बाद में उसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है, तो अब जो पहले वाला जो सदन था लोकसभा, उससे उसकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक, या उसका जो पद है रिक्त हो जाएगा। सी नंबर कह रहा है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है, ठीक, 2 सीटों पर चुना जाता है। मान लीजिए कि लोकसभा में उसने चुनाव लड़ा लोकसभा में, और वो लोकसभा में उसने 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, ठीक। मान लीजिए कि एक लड़ गया वो लखनऊ से, एक लड़ गया कानपुर से, दो मान लीजिए लखनऊ कानपुर से लड़ा और दोनों ही सदन से जीत जाता है, तो दोस्तों क्या होगा फिर इसमें जो है एक सदन से, मतलब कि देखिए क्या कह रहा है, उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। अगर वो कोई भी नहीं खाली करेगा तो दोनों रिक्त हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, खाली कर देगा, क्यों गलत करेगा अपने साथ वो। डी नंबर है दोस्तों, कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों याद रखना, अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के साथ साथ संसद का भी सदस्य चुन लिया गया है तो उसे जो है 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होगा, वरना वो संसद में जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो उपयुक्त सभी तीनों जो है चार, मतलब कि चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। इसके बाद है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद का सदस्य स्थान रिक्त हो जाता है। मतलब कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद सदस्य का स्थान रिक्त हो सकता है, मतलब कि उसका स्थान कब खाली हो सकता है या सदस्यता जा सकती है। एक तो जब दोहरी सदस्यता, जब दोनों, अभी बात की ना, अगर मान लीजिए एक साथ दोनों का सदस्य हो तो किसी एक की चली जाएगी, ठीक, एक की तो सदस्यता जानी ही है। बी है अयोग्यता, अगर वो अयोग्य है, ठीक। अब अयोग्यता में काफ़ी कुछ आ जाता है, ठीक दोस्तों, जो कि अभी हमने बात की थी, मानसिक विकृत है या कुछ भी, दिवालिया घोषित है या कुछ भी है। सी है पद त्याग, अगर वो अपना पद त्यागता है दोस्तों या पद उसका त्यागा जाता है, ठीक, तो दोस्तों रिक्त हो जाएगा। और तो मतलब कुल मिला के जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, ठीक। फिर दोस्तों 39 नंबर है, संसद सदस्यों को उनके पद तथा गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों याद रखिएगा, संसद सदस्यों की बात कर रही है, तो दोस्तों केंद्र की बात कर दे तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। और अगर विधानमंडल की बात कर दें तो दोस्तों राज्यपाल दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? राज्यपाल, ठीक। तो याद रखना, अगर केंद्र की बात होगा तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, और अगर राज्य की बात होगी तो कौन दिलाएंगे? राज्यपाल, ठीक। अब दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विधानमंडल सदस्यों को उनकी पद तथा गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन दिलाता है? विधानमंडल, राज्यपाल, ठीक। कौन दिलाता है दोस्तों? राज्यपाल, जो कि अभी हमने बात की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी अच्छे सोर्सेज से लिए गए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर के एग्जाम में 8 से 10 बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है या जितने भी यूट्यूब मतलब कि ये वीडियो पड़े हैं मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देख लेना। जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पॉलिटी में जो है दोस्तों आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस लाइन से देख लेना। बहुत लंबे वीडियो नहीं है, 20 से 25 मिनट के वीडियो हैं सभी। 2x स्पीड में आप लोग देखना, डायरेक्ट या 2x में बहुत आराम से आप लोग 2 घंटे में 8 से 10 वीडियो देख डालेंगे, ठीक, पूरे। और डेली देखो दोस्तों, आपका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो बहुत आराम से कवर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें ऐसा जो लेवल है क्वेश्चन का, वो वनडे एग्जाम से लेकर कोई भी स्टेट पीसीएस तक का एग्जाम है, यहाँ तक कि अगर यूपीएससी के भी एग्जाम में भी आप लोग देखेंगे कि आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक। क्योंकि हम पढ़ाई इसी तरह रहे हैं, समझा के, रटवाना नहीं है, हमें समझाना है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो,
है ना। वीडियो को लाइक कर देना और जिसको भी इसकी ज़रूरत है आपके दोस्तों में वहाँ तक शेयर कर देना, ठीक, वीडियो को पहुँचा देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर शाम को फिर मिलेंगे, ठीक, 5 बजे एक नए वीडियो के साथ। शाम को 5 बजे आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करना मत भूलना, ठीक। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक, और शेयर भी कर देना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक, शाम को फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।